तो हेलो गाइस, आज के इस वाले वीडियो में मैं BTTH की एपिसोड 202 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। और अगर आपने पिछले वाले एपिसोड नहीं देखे हैं तो जाकर के ज़रूर से देख लेना, मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए बिना कोई बकवास किए बढ़ते हैं हम वीडियो की तरफ। तो वीडियो की स्टार्टिंग बिल्कुल वहीं से होती है जहाँ हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पर हमने देखा था कि जैसे ही शाओयान ने नाइहिलिटी डिवाउरिंग फ्लेम का नाम सुना तो शाओयान का चेहरा तुरंत गंभीर हो जाता है, क्योंकि ये हेवनली फ्लेम रैंकिंग में सेकंड नंबर पर आती है और प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम से भी ज़्यादा पावरफुल मानी जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस फ्लेम के बारे में कभी कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन कॉन्टिनेंट में फैली ही नहीं, जबकि प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के बारे में लोग थोड़ा बहुत जानते थे, लेकिन नाइहिलिटी डिवाउरिंग फ्लेम सिर्फ लेजेंड्स में एग्जिस्ट करती थी। कहा जाता है कि ये फ्लेम शून्य से जन्म लेती है, इसका कोई फिक्स्ड फॉर्म नहीं होता, ना इसे प्रॉपरली देखा जा सकता है ना पकड़ा जा सकता है। एक मिस्टीरियस एग्जिस्टेंस है जो किसी भी चीज़ को डिवावर कर सकती है, और दुनिया में बहुत ही कम चीज़ें हैं जो इसके डिवाउरिंग पावर का रेजिस्ट कर सकती हैं। इसीलिए जब शाओयान ने हॉल ऑफ सोल्स के चीफ के हाथ में इस ब्लैक फ्लेम को देखा तो उसका शॉक एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच गया। याओ लाओ ने भी तुरंत पहचान लिया और शॉक में बोल पड़ा, नाइहिलिटी डिवाउरिंग फ्लेम, ये कैसे पॉसिबल है? उसकी आवाज में डिसबिलीफ था। आसपास के सब लोग भी हिल गए, इवन पिल टावर का एंसेस्टर भी सीरियस हो गया। लेकिन बहुत से लोग कंफ्यूज थे, क्योंकि उन्हें इस फ्लेम के बारे में पता ही नहीं था। चीफ के हाथ में जो ब्लैक फ्लेम थी उसका ह्यूमन फेस था, और वो पिंक फ्लेम एब्जॉर्ब करने के बाद और एक्साइटेड लग रही थी, जैसे किसी टेस्टी चीज का टेस्ट मिल गया हो। चीफ हल्का सा हंसकर बोला, शाओयान, लगता है इसे तुम्हारा टेस्ट पसंद आ गया है। मैंने इसे इतना एक्साइटेड कभी नहीं देखा। शाओयान चुपचाप उस फ्लेम को देख रहा था। फिर कुछ सेकंड बाद उसने धीरे से कहा, ये असली नाइहिलिटी डिवाउरिंग फ्लेम नहीं है। ये सुनते ही सब लोग शॉक हो गए, इवन याओ लाओ भी कंफ्यूज हो गया, क्योंकि डिवाउरिंग पावर तो सिर्फ उसी फ्लेम में होती है। चीफ ने आईब्रो उठाया और बोला, अगर ये नाइहिलिटी डिवाउरिंग फ्लेम नहीं है तो बताओ क्या है? शाओयान ने कामली उसकी तरफ देखा और बोला, उसका शॉक अब सेटल हो चुका था, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी 6 हेवनली फ्लेम्स का एक्सपीरियंस था। वो फ्लेम्स को डीपली समझता था। उसे फील हो गया था कि कुछ मिसमैच है। उसने कहा, इस फ्लेम का डिवाउरिंग पावर रियल है, लेकिन ये वीक है। क्या ये नाइहिलिटी डिवाउरिंग फ्लेम का सीड फ्लेम है? ये सुनते ही चीफ की आंखें थोड़ी सी नैरो हुईं और शाओयान को कंफर्म हो गया कि उसका गेस सही है। सीड फ्लेम एक ऐसी फ्लेम होती है जो ओरिजिनल फ्लेम का एक छोटा पार्ट होती है। उसमें कुछ एबिलिटीज होती हैं, लेकिन वो काफ़ी वीक होती है। एक तरह से वो ओरिजिनल फ्लेम का क्लोन या अवतार होती है। शाओयान ने अंदर ही अंदर सोचा कि अगर हुन क्लैन के पास सीड फ्लेम है तो इसका मतलब उनके पास ओरिजिनल नाइहिलिटी डिवाउरिंग फ्लेम भी है। ये थॉट उसे थोड़ा सीरियस कर गया। चीफ ने हल्का सा हंसकर एक्सेप्ट किया, तुम वाकई फ्लेम एक्सपर्ट हो। उसने इनडायरेक्टली कंफर्म कर दिया कि ये सीड फ्लेम ही है, लेकिन उसने कॉन्फिडेंट टोन में कहा, चाहे ये सीड फ्लेम ही क्यों ना हो, तुम्हें खत्म करने के लिए काफ़ी है। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और ब्लैक फ्लेम ने उसका हाथ काट लिया। उसके बॉडी का डोकी एब्जॉर्ब होने लगा। चीफ का फेस थोड़ा पेल हो गया, लेकिन फ्लेम और पावरफुल होती गई। धीरे धीरे वो फ्लेम 1000 फीट तक बढ़ गई और पूरा स्काई ब्लैक फ्लेम से भर गया। सब लोगों को फील होने लगा कि उनका डोकी बॉडी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। सब ने तुरंत अपनी एनर्जी कंट्रोल की। वो ह्यूज ह्यूमन फेस वाली फ्लेम शाओयान को घूर रही थी, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देखता है। चीफ ने रिस्पेक्ट के साथ कमांड दिया, डिवाउरिंग फ्लेम सर, इसे मार दो। ये देखकर सबको और शॉक लगा कि वो फ्लेम को सर कहकर बुला रहा है। फ्लेम ने एक अजीब सी चीख निकाली और इंस्टेंट स्पेस में घुसकर शाओयान के अराउंड एक ब्लैक फायर केज बना दिया। हर तरफ से डिवाउरिंग पावर प्रेशर डाल रहा था। फ्लेम ने क्रीपी वॉइस में बोला, कितना डिलिशियस टेस्ट है, चुपचाप खुद को डिवावर होने दो। ये सुनकर शाओयान का एक्सप्रेशन थोड़ा चेंज हुआ। वो अपने अंदर के फ्लेम्स को कंट्रोल करने ही वाला था कि अचानक उसके बॉडी से पिंक फ्लेम्स ब्लास्ट हो गई, बिना किसी वार्निंग के। वो फ्लेम्स उसके सामने गैदर हुई और एक छोटा सा बेबी बन गया। ये था लिटिल ई। शाओयान घबरा गया और बोला, लिटिल ई वापस आ जाओ, लेकिन लिटिल ई ने मना कर दिया। उसके छोटे से फेस पर गुस्सा था। वो ब्लैक फ्लेम को घूर रहा था। उसकी इंस्टिंक्ट्स प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम से आई थी, इसीलिए उसे ये सीड फ्लेम की एरोगेंस पसंद नहीं आई। नेक्स्ट मोमेंट लिटिल ई का छोटा बॉडी एक्सप्लोड हुआ और पूरा स्काई पिंक फ्लेम से भर गया। उसने ब्लैक केज तोड़ दिया और रिवर्स में एक और बड़ा फायर केज बना दिया, जिसमें ब्लैक फ्लेम ट्रैप हो गई। अब कंट्रोल पूरा लिटिल ई के हाथ में था, और उसका कंट्रोल शाओयान से भी ज्यादा परफेक्ट था, क्योंकि वो खुद फ्लेम का स्पिरिट था। ब्लैक फ्लेम ने डिवावर करने की कोशिश की, लेकिन इस बार वो सक्सेसफुल नहीं हुई, क्योंकि लिटिल ई के हर फ्लेम पार्टिकल में अपनी इंटेलिजेंस थी। अगर
ओरिजिनल नाहिलिटी डिवॉरिंग फ्लेम होती तो रिजल्ट अनप्रिडिक्टेबल होता, लेकिन एक सीड फ्लेम किसी रियल मास्टर के सामने कुछ नहीं थी। लिटिल ई ने बिना डरे उस फ्लेम को इग्नोर किया और पिंक फ्लेम से एक बड़ा बेबी फॉर्म बनाया जो उस ह्यूमन फेस के साइज का था। फिर उसने सीड फ्लेम के फेस को पकड़ लिया सबके सामने और लग रहा था कि अब वो खुद उस नाहिलिटी डिवॉरिंग फ्लेम के सीड को ही निगलने वाला है। लिटिल ही द्वारा बेरहमी से काटा जाता है। उसके मुंह से एक दर्द भरी चीख निकलती है। वो फेस बुरी तरह तड़पने लगता है। उसके शरीर से ब्लैक फ्लेम्स फूटने लगती हैं और पूरी ताकत से लिटिल यी पर टूट पड़ती हैं। लेकिन लिटिल यी बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता। उसके शरीर की पिंक फ्लेम्स तुरंत क्रिस्टल जैसी आर्मर बना लेती हैं। नाहिलिटी डिवॉरिंग फ्लेम अपनी डिवॉरिंग पावर पूरी तरह इस्तेमाल करता है, लेकिन वो लिटिल यी के अंदर की एनर्जी को जरा भी खींच नहीं पाता। उल्टा लिटिल यी अपने छोटे लेकिन ताकतवर हाथों से उस ह्यूमन फेस को लगातार पंच करता रहता है। हर पंच के साथ पिंक फ्लेम्स उसके अंदर घुसती जाती है और धीरे धीरे ब्लैक फ्लेम्स कमजोर और बिखरी हुई दिखने लगती हैं। तब वो फेस गुस्से में चिल्लाता है, तूने हिम्मत कैसे की मुझे चोट पहुंचाने की। लेकिन लिटिल यी अब पहले जैसा सिंपल नहीं रहा। उसकी इंटेलिजेंस बढ़ चुकी है। वो लैंग्वेज भी समझता है और इमोशंस भी दिखाता है। ये सुनते ही उसके छोटे से चेहरे पर एक डेंजरस गुस्सा आ जाता है। वो उस बड़े फेस को पकड़ लेता है और अपनी हथेली से एक मैसिव पिंक फ्लेम छोड़ता है जो पूरी तरह नाहिलिटी डिवॉरिंग फ्लेम को घेर लेती है। वो फेस डर जाता है और चिल्लाता है, तुम मुझे रिफाइन करने की कोशिश कर रहे हो, ये तुम्हारी मौत होगी। लेकिन उसकी डिवॉरिंग पावर जो हमेशा अनस्टॉपेबल रही है, इस बार पूरी तरह फेल हो जाती है। उधर हॉल ऑफ सोल्स का चीफ ये देखकर शॉक हो जाता है। उसे महसूस होता है कि उसका कनेक्शन फ्लेम सीड से टूट चुका है। वो तुरंत समझ जाता है कि शाओयान के फ्लेम में म्यूटेशन हो चुका है जो नाहिलिटी डिवॉरिंग फ्लेम को भी रेजिस्ट कर सकता है। वो घबराकर तुरंत आगे बढ़ता है क्योंकि ये फ्लेम सीड उसने बहुत मुश्किल से हासिल किया था। अगर ये खो गया तो क्लैन को जवाब देना मुश्किल होगा। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है, शाओयान शैडो की तरह उसके सामने आकर उसे रोक देता है और मुस्कुराते हुए कहता है, हेवनली फ्लेम्स की लड़ाई में आउटसाइडर्स इंटरफेयर नहीं करते। चीफ गुस्से में तुरंत अटैक करता है, लेकिन अब उसकी ताकत पहले जैसी नहीं रही क्योंकि नाहिलिटी डिवॉरिंग फ्लेम पहले ही उसकी काफी डोकी खा चुका था। शाओयान आसानी से उसके अटैक्स को हैंडल करने लगता है। वहीं ऊपर लिटिल यी अपने मुंह से पिंक फ्लेम्स छोड़ता है और उन्हें सामने मौजूद फ्लेम क्लस्टर में डालता है। अब नाहिलिटी डिवॉरिंग फ्लेम पूरी तरह दबाव में आ जाता है और आखिरकार एक जोरदार चीख के साथ उसका ह्यूमन फेस टूट जाता है। वो ब्लैक फ्लेम्स छोटे छोटे फायर स्नेक्स बनकर इधर उधर भागने लगती हैं। ये देखकर हन ख्यान मो और ओल्ड मैन हन मो के चेहरे बदल जाते हैं। दोनों तुरंत आगे बढ़ते हैं ताकि फ्लेम को बचा सकें, लेकिन याओ लाओ और बाकी लोग उन्हें रोक लेते हैं। दोनों साइड्स आमने सामने खड़ी हो जाती हैं। सिचुएशन इतनी टेंस हो जाती है कि किसी भी वक्त फुल वॉर शुरू हो सकता है। याओ लाओ साफ वार्निंग देता है कि अगर वॉर हुआ तो स्काई मैंशन अलायंस पीछे नहीं हटेगा। हन ख्यानमो स्थिति को समझता है। दोनों साइड्स बराबर हैं और वॉर में हैवी लॉस होगा, इसलिए वो पीछे हटने का फैसला करता है। एटमॉस्फेयर थोड़ा शांत होता है। उसी वक्त लिटिल यी अपना बड़ा हाथ फ्लेम क्लस्टर पर मारता है। फ्लेम्स घूमकर एक फायर स्टॉर्म बन जाती है और सारे ब्लैक फायर स्नेक्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। फिर वो पूरा फायर स्टॉर्म निगल जाता है क्योंकि हेवनली फ्लेम्स का रूल सिंपल है, स्ट्रॉन्ग वीक को डिवॉर करता है। और ये तो सिर्फ एक सीड फ्लेम था। लिटिल यी आराम से उसे अब्सॉर्ब कर लेता है। वो सेटिस्फैक्शन के साथ अपना पेट थपथपाता है और छोटा होकर वापस लोटस जैसा बन जाता है। फिर उसकी नज़र शाओयान और चीफ की लड़ाई पर जाती है। वो थोड़ा दूर जाकर अपने आसपास फायर लोटसेस बनाता है। चीफ लड़ते हुए उसे नोटिस करता है और उसका दिल कांप उठता है, लेकिन रिएक्ट करने से पहले ही लिटिल यी अपनी उंगली से उसे टारगेट करता है और कहता है, यी वाह बीट। और तुरंत 10 से ज्यादा फायर लोटसेस लाइन बनाकर लाइटनिंग स्पीड से उसकी तरफ उड़ते हैं और एक के बाद एक एक्सप्लोड होते हैं। स्काई में मैसिव एक्सप्लोजन्स होते हैं। फायर वेव्स चारों तरफ फैलती हैं। इतने पावरफुल ब्लास्ट्स होते हैं कि दूर खड़े एक्सपर्ट्स भी और पीछे हट जाते हैं। चीफ को सीधा हिट लगता है और वो दर्द से कराहते हुए पीछे हटता है। उसका शरीर जलता हुआ दिखता है। वो हजारों फीट पीछे जाकर खुद को संभालता है। उसके चेहरे पर शॉक साफ दिखता है। उसे यकीन नहीं होता कि ये छोटा सा फायर स्पिरिट इतना पावरफुल हो सकता है। तभी पीछे से शाओयान गोस्ट की तरह प्रकट होता है और उस पर डेडली अटैक करता है। चीफ तुरंत रिएक्ट करता है और दोनों की क्लैश से जोरदार एक्सप्लोजन होता है। दोनों पीछे उड़ जाते हैं। चीफ गुस्से में कहता है कि तुम अभी मुझे मारने लायक नहीं हो, आज तुम लकी हो, अगली बार मैं खुद बदला लूंगा। लेकिन शाओयान की आंखों में ठंडा इरादा दिखाई देता है। वो कहता है, शायद तुम्हें अगली बार मौका ही न मिले। चीफ को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। वो पीछे मुड़ता है और देखता है कि फिर से 10 फायर लोटसेस उसकी तरफ लाइटनिंग स्पीड से आ रहे हैं। इस बार उसकी आंखों में सच्चा डर दिखाई देता है।
क्योंकि वो उस टेरिफाइंग एनर्जी को महसूस कर चुका होता है जो अब सीधे उससे टकराने वाली है। उसकी हीट इतनी टेरिफाइंग होती है कि जमीन सूखकर फटने लगती है। पूरे फॉलन माउंटेन के आसपास 10,000 फीट के अंदर कोई भी वीक एक्सपर्ट आने की हिम्मत नहीं करता और पूरा माउंटेन रेंज एकदम शांत हो जाता है। सबकी नजरें उसी फायर स्टॉर्म पर टिकी होती हैं, क्योंकि हर कोई समझ चुका होता है कि इतना भयानक अटैक झेलने के बाद हॉल ऑफ सोल्स का चीफ शायद अब खड़ा भी नहीं रह पाएगा। और धीरे धीरे ये रियलाइजेशन सभी के दिल में बैठ जाता है कि इस बैटल का विनर तय हो चुका है। सेंट्रल प्लेन्स का वो लेजेंडरी एक्सपर्ट जिसका नाम सुनकर लोग कांपते थे, आज एक यंग जनरेशन के लड़के शाओ यान के हाथों हार चुका है। इस एक बैटल के बाद शाओ यान और स्काई मैंशन अलायंस का नाम पूरे सेंट्रल प्लेन्स में चमकने वाला है। कई सेक्ट एल्डर्स और एक्सपर्ट्स के मन में एक ही बात आती है कि अब सेंट्रल प्लेन्स का रूलर बदलने वाला है। उनकी नजरों में शाओ यान के लिए रिस्पेक्ट और भी बढ़ जाती है, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ ताकत को ही सम्मान मिलता है। स्काई मैंशन अलायंस के सभी मेंबर्स के चेहरे खुशी और गर्व से भर जाते हैं। वो उस दुबले से दिखने वाले लड़के को देखते हैं जिसने काउंटलेस बैटल्स के बाद ये पोजीशन हासिल की है। अब वो सिर्फ लीडर नहीं, उनका स्पिरिचुअल पिलर बन चुका है। अगर ये खबर स्काई मैंशन तक पहुंची तो पूरा वर्ल्ड हिल जाएगा, क्योंकि आज के बाद सेंट्रल प्लेन्स में वन मैंशन वन हॉल से ऊपर खड़ा होगा और फ्यूचर का ओवरलॉर्ड होगा स्काई मैंशन अलायंस। वहीं दूसरी तरफ हॉल ऑफ सोल्स के लोग पूरी तरह चुप हो जाते हैं। उनके चेहरे खाली और स्टन्ड होते हैं, क्योंकि उनकी अनबीटेबल रेपुटेशन आज टूट चुकी है। ओल्ड मैन हन मो गुस्से से भरा हुआ चिल्लाता है, लेकिन हन ख्यान मो उसे शांत करता है और कहता है कि आखिरी हंसी ही असली जीत होती है। अगर पेशेंस नहीं होता तो हन क्लैन कब का खत्म हो चुका होता। लेकिन अंदर ही अंदर उसका भी गुस्सा और किलिंग इंटेंट बढ़ चुका होता है। वो मन ही मन कसम खाता है कि जब उनका प्लान शुरू होगा तब स्काई मैंशन अलायंस को पूरी तरह मिटा दिया जाएगा। तभी धीरे धीरे फायर स्टॉर्म शांत होने लगता है और उसके अंदर से एक जली हुई काली फिगर बाहर गिरती है। उसका शरीर घावों से भरा होता है, अंदर के ऑर्गन्स तक दिखाई दे रहे होते हैं। उसकी ऑरा इतनी कमजोर होती है कि महसूस भी नहीं होती। ये हालत देखकर सब समझ जाते हैं कि ये हॉल ऑफ सोल्स का चीफ है। अब वो लड़ने की हालत में बिल्कुल नहीं है। उसकी आंखों में नफरत और कमजोरी दोनों झलकती हैं। वो शाओ यान को देखकर धीमी आवाज में कहता है कि ये दुश्मनी खत्म नहीं हुई है। लेकिन शाओ यान की आंखों में ठंडा इरादा चमकता है। वो जानता है कि अगर आज इसे खत्म नहीं किया तो ये भविष्य में बड़ी मुसीबत बनेगा। इसलिए वो बिना हेजिटेशन के लाइटनिंग स्पीड से नीचे उतरता है। उसका किलिंग इंटेंट साफ दिखाई देता है। हॉल ऑफ सोल्स के लोग शॉक होकर चिल्लाते हैं, शाओ यान तुम इतनी हिम्मत कैसे कर सकते हो? लेकिन शाओ यान उनकी बात इग्नोर करता है और कहता है कि ये मेरे शाओ क्लैन के खून का कर्ज है और आज उसका कुछ हिस्सा चुकाया जाएगा। वो सीधे चीफ के सिर पर अटैक करता है। उसका पाम इतना पावरफुल होता है कि सीधा सिर फोड़ सकता है। चीफ की आंखों में मौत का डर साफ दिखने लगता है। तभी अचानक एक थंडर जैसी आवाज गूंजती है। हन ख्यान मो लाइटनिंग स्पीड से आता है और शाओ यान पर अटैक करता है, लेकिन शाओ यान भी रेडी होता है। वो लिटिल ई को बुलाता है। फायर लोटसेस हन ख्यान मो के पंच से टकराते हैं, एक्सप्लोजन होता है, लेकिन हन ख्यान मो का अटैक फिर भी शाओ यान को हिट कर देता है। शाओ यान खून उगलता है, लेकिन उसी पल उसका अटैक भी लैंड करता है और हॉल ऑफ सोल्स के चीफ का सिर सीधा ब्लास्ट होकर ब्लड मिस्ट बन जाता है। उसका शरीर पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है। शाओ यान तुरंत पीछे हट जाता है। हन ख्यान मो ये देखकर पूरी तरह फ्यूरियस हो जाता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। वो स्पेस को सील करके शाओ यान को रोकता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। शाओ यान भी तैयार हो जाता है और एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस बनाने लगता है। लेकिन तभी पिल टावर का एंसेस्टर सामने आ जाता है और काम वॉइस में कहता है कि बैटल में डेथ नॉर्मल है, रूल्स मत तोड़ो। हन ख्यान मो गुस्से में उसे थ्रेटन करता है, लेकिन वो बिना डरे जवाब देता है। हन ख्यान मो समझ जाता है कि आज शाओ यान को मारना पॉसिबल नहीं है। वो गुस्से में शाओ यान को वार्निंग देता है कि हन क्लैन से दुश्मनी की कीमत बहुत भारी पड़ेगी। शाओ यान बस ठंडी हंसी देता है। हन ख्यान मो चीफ की बची हुई सोल को कलेक्ट करता है और हॉल ऑफ सोल्स के बाकी मेंबर्स के साथ वहां से चला जाता है। शाओ यान उन्हें जाते हुए देखता है और थोड़ा रिग्रेट करता है कि वो उसकी सोल को पूरी तरह डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया। पिल टावर का एंसेस्टर मुस्कुराकर कहता है कि तुम बहुत ग्रीडी हो, हन क्लैन इतना आसान नहीं है। लेकिन आज के बाद उसे यकीन होने लगा है कि शाओ क्लैन का ये डिसेंडेंट शायद वो कर पाए जो शाओ ज़ुआन भी पूरा नहीं कर सका था। फॉलन माउंटेन की वो बड़ी लड़ाई जिसने पूरे सेंट्रल प्लेन्स को हिलाकर रख दिया था,
आखिरकार खत्म हो गई थी और हॉल ऑफ सोल्स के चीफ की हार के साथ बहुत से लोगों को लग रहा था कि उन्होंने पूरी लड़ाई नहीं देखी। लेकिन परिणाम ने कई लोगों की उम्मीदों से भी ज्यादा चौंका दिया। हॉल ऑफ सोल्स, जो कि सैकड़ों सालों से सेंट्रल प्लेन्स का ओवरलॉर्ड बना हुआ था, आखिरकार एक ऐसे शक्तिशाली फैक्शन से टकराया जो उसे रोक सके। स्काई मैंशन अलायंस, जो कि कुछ बड़े फैक्शंस का गठबंधन था और जिसे पुराने जनरेशन वाले ज्यादा सम्मान नहीं देते थे, इंटीग्रेशन के कुछ ही सालों में तेजी से उभरना शुरू हो गया और अलायंस में जुटाए गए एक्सपर्ट्स की संख्या ने कुछ पुराने फैक्शंस को शर्मिंदा कर दिया। एक डू शेंग क्लास एक्सपर्ट आमतौर पर सेक्ट का गार्डियन होता है, लेकिन स्काई मैंशन अलायंस के पास कुल 10 ऐसे एक्सपर्ट्स थे। इसका मतलब साफ था कि इस अलायंस की सफलता सिर्फ किस्मत की वजह से नहीं थी। ये और भी स्पष्ट हो गया जब ये एलीट डू शेंग्स एक ऐसे एक्सपर्ट के नेतृत्व में थे जिसने हॉल ऑफ सोल्स के 5 स्टार डू शेंग यानी चीफ को हरा दिया था। इस झटके की तुलना नहीं की जा सकती। इस लड़ाई के बाद सभी ने समझ लिया कि स्काई मैंशन अलायंस की रेपुटेशन सेंट्रल प्लेन्स के हर कोने में फैल जाएगी। वो ग्रैंड बैटल इतनी इज्जत के साथ लोगों के बीच फैलाया जाएगा कि कोई भी इसे भूल नहीं पाएगा। ओवरलॉर्ड का पोजीशन बदलना सेंट्रल प्लेन्स को हिला कर रख दिया। फॉलन माउंटेन की लड़ाई का परिणाम स्काई मैंशन अलायंस तक पहुंचते ही एक अर्थ शीकिंग लेवल की खुशी और शौक फैल गया। पूरे आधे महीने तक अलायंस में वाइल्ड जॉय का माहौल रहा। इस समय से स्काई मैंशन अलायंस की रेपुटेशन सेंट्रल प्लेन्स में अनमैच्ड बन गई। अलायंस के सभी मेंबर्स आउटर मेंबर्स तक गर्व से अपनी छाती फुला सकते थे, क्योंकि उनके यूनिफॉर्म पर लगा बैज बताता था कि वे इसी अलायंस के हैं। अलायंस की ग्लोरी उनकी ग्लोरी थी, और जबकि पूरा स्काई मैंशन अलायंस इस खुशी में डूबा हुआ था, कोई भी उस व्यक्ति को नहीं भूल रहा था जिसने उन्हें ये जीत दिलाई थी। वो अर्थ शेकिंग बैटल हर जगह चर्चा का विषय बन गई और इसे आउटस्टैंडिंग बैटल्स में सबसे ऊपर माना गया। शाओ यान को डिवाइन बीइंग के रूप में डिस्क्राइब किया जाने लगा। ये रूमर सुनकर शाओ यान खुद भी थोड़ा स्टन्ड हो गया, लेकिन ये रिस्पेक्ट जो मेंबर्स ने उसे दी, ब्लाइंड रिस्पेक्ट था। ये विश्वास था, एक बिलीवर का फेथ। रेपुटेशन जब एक्यूमुलेटेड हो जाती है तो धीरे धीरे दिल में राइज होने लगती है, और इस अलायंस के मेंबर्स का रिस्पेक्ट शाओ यान के लिए फर्वर के साथ बढ़ रहा था। याओ लाओ और बाकी लोग इस स्थिति को देखकर थोड़ा सरप्राइज थे, लेकिन उन्होंने इसे रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि ऐसा फेथ अलायंस की कोहीजन बढ़ाता था, और स्काई मैंशन अलायंस में सिर्फ शाओ यान ही वो व्यक्ति था जो ऐसा फेथ पैदा कर सकता था। वाइल्ड जॉय धीरे धीरे आधे महीने में काम होने लगी। ऑर्डिनरी मेंबर्स की एक्साइटमेंट क्रेजी थी, लेकिन अलायंस के अपर एचलॉन्स शांत बने रहे। नैरो विक्ट्री ने अलायंस को इमेजरेबल बेनिफिट्स दिलाए, लेकिन पीक स्पॉट पर रहना मतलब था कि उन्हें ओपन हॉस्टिलिटी और हिडन स्कीम्स का सामना भी करना पड़ेगा। पहले हॉल ऑफ सोल्स बहुत पावरफुल था, उसकी फेरोसिटी के डर से कोई भी उस पर ओपनली अटैक नहीं कर सकता था, लेकिन स्काई मैंशन अलायंस बहुत तेजी से उभरी थी। इसे अभी काफी शॉर्ट समय हुआ था और कुछ पुराने फैक्शंस सेंट्रल प्लेन्स में इसके खिलाफ प्लॉट्स बना रहे थे। आखिरकार स्काई मैंशन अलायंस और हॉल ऑफ सोल्स फंडामेंटली अलग थे। हॉल ऑफ सोल्स हर चीज में रूथलेस था और बाकी फैक्शंस को इग्नोर करता था। अगर उनके पास हुन क्लैन का सीक्रेट सपोर्ट नहीं होता तो उनका विरोध पहले ही सामने आ जाता। अब स्काई मैंशन अलायंस नई ओवरलॉर्ड बन गई थी। नेचुरली ये हॉल ऑफ सोल्स जैसी अप्रोच नहीं अपना सकती थी, क्योंकि उनके पास हुन क्लैन जैसा सपोर्ट नहीं था। इसलिए बड़ी लड़ाई खत्म होते ही अपर एचलॉन्स ने स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दिए कि कोई भी मेंबर एरोगेंट या ओवरबेयरिंग व्यवहार न करे। सभी अपने काम जैसे पहले करते रहें। जो डिसोबे करेगा उसे अलायंस से निकाल दिया जाएगा। इस हार्श पनिशमेंट के कारण बाहर से देखने पर स्काई मैंशन अलायंस बेहद काम दिख रही थी। बड़ी जीत के बाद भी कोई भी डैमेजिंग मैटर्स बाहर नहीं फैल सके। लोग क्वाइटली नॉट कर रहे थे और अलायंस को और ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहे थे। हालांकि स्काई मैंशन अलायंस ने हॉल ऑफ सोल्स को सरपास कर लिया था, हॉल ऑफ सोल्स अब भी एग्जिस्टेड था और ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। वो अलायंस को इल इंटेंट से देख रहे थे और सिर्फ किसी गलती का इंतजार कर रहे थे ताकि फिर से अटैक कर सकें। स्काई मैंशन अलायंस धीरे धीरे राइज कर रही थी और सेंट्रल प्लेन्स के वो फैक्शंस जो पहले हॉल ऑफ सोल्स से डरते थे और उसे हेट करते थे, अब धीरे धीरे अलायंस में ज्वाइन करने लगे। ये लोग पहले हॉल ऑफ सोल्स की ताकत के कारण अपनी हेट्रेड सहते थे। अब जब स्काई मैंशन अलायंस अचानक उभर गई और हॉल ऑफ सोल्स को सरपास कर गई, तो ये लोग नेचुरली उसमें शामिल हो गए। अलायंस ने रैंडमली नए मेंबर्स को अब्सॉर्ब नहीं किया। उन्होंने स्ट्रिक्ट और कॉम्प्लिकेटेड सिलेक्शन प्रोसेस अपनाई। आउटर मेंबर्स के लिए प्रोसेस, इनर मेंबर्स के लिए केवल वो लोग जो एक्सट्रीमली स्ट्रांग और ट्रस्टेड थे। इस ऑर्डरली अब्सॉर्प्शन से स्काई मैंशन अलायंस की शक्ति धीरे धीरे फिर से बढ़ गई।
स्टार रेल्म के सबसे गहरे हिस्से में एक स्ट्रीम जंगल से होकर बह रहा था। धीरे धीरे ये सिल्वर वाटरफॉल में बदल गया और नीचे क्लियर लेक में गिरा। लेक के बीच में एक ह्यूमन फिगर पानी की सतह पर बैठा था। वो बिल्कुल स्टिल था। पानी में फैलते रिपल्स 10 मीटर्स दूर जाते ही अपने आप डिसअपियर हो जाते, जैसे उसके आसपास एक एक्सट्रीमली क्वाइट ऑरा हो। ये साइलेंस करीब आधे दिन तक बनी रही। फिर ह्यूमन फिगर ने टाइटली बंद आंखें खोली। उसके डार्क ब्लैक आईज में फेंट फायर ग्लो चमका। उसने हेड नीचा किया और अपनी पाम की तरफ देखा। उसके पाम के ऊपर आधा इंच ऊपर एक ब्लैक बीट सस्पेंडेड था। इसका कलर इतना डीप ब्लैक था कि ये स्मॉल ब्लैक होल जैसा लग रहा था और लग रहा था कि ये किसी की सोल को खींच रहा है। ये ह्यूमन फिगर था शाओ यान, फॉलन माउंटेन की लड़ाई के 3 महीने बाद। स्काई मैंशन अलायंस पूरी तरह बदल चुकी थी। रिपीटेड और ड्रास्टिक चेंजेस हो रहे थे, लेकिन शाओ यान इन मैटर्स में इंटरफियर नहीं कर रहा था। उसे फोर्स मैनेज करना ज्यादा पसंद नहीं था। फोर्स करने से लॉस ज्यादा होता। याओ लाओ भी इसे अच्छी तरह जानता था, इसलिए उसने शाओ यान को अकेले ट्रेनिंग करने दिया। शाओ शाओ लिटिल फेरी डॉक्टर और किंग लिन के साथ अच्छे से गेट अलॉन्ग कर रही थी, इसलिए वो हमेशा शाओ यान के पास नहीं रहती। और ओल्ड फैशन स्ट्रिक्ट शाओ चेन उसकी ट्रेनिंग मॉनिटर कर रहा था, इसलिए शाओ यान को बड़ी लड़ाई के बाद सबसे ज्यादा फ्री टाइम मिला। ये 3 महीने की ट्रेनिंग शाओ यान की स्ट्रेंथ बढ़ाने में मददगार थी। अब वो इनिशियल 5 स्टार डू शेंग में स्टेबलाइज हो गया था। हालांकि फ्लेम मंत्रा पहले ही क्वाजी टीएन क्लास की मेथड में इवॉल्व हो चुका था, लेकिन 3 महीने की एनर्जी अब्जॉर्प्शन उसके लिए सिर्फ ड्रॉप इन द ओशन था। इसी समय उसे एहसास हुआ कि डू शेंग क्लास में स्ट्रेंथ बढ़ाना कितना मुश्किल था। जब तक कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस ना हो, हालांकि 3 महीने में उसकी लेवल नहीं बढ़ी, लेकिन एक्सेप्शनल गेन हुआ। ये गेन तब आया जब लिटिल आई ने निहिलिटी डिवाउरिंग फ्लेम का फ्लेम सीड स्वॉलो किया। निहिलिटी डिवाउरिंग फ्लेम सब कुछ डिवावर कर सकता था, एनर्जी और डो की भी। इसकी ओवरबेयरिंग शक्ति सबको एनवी कराती थी, और सबसे ज्यादा अट्रैक्शन ये था कि अगर कोई इसके फ्लेम सीड को रिफाइन कर सके तो इसे अपनी एबिलिटी पाने का चांस मिलता। शाओ यान ने इस डिवाउरिंग पावर को स्टडी किया। उसकी ऑब्जर्वेशंस उम्मीद से कम नहीं थी। धीरे धीरे शाओ यान के शरीर में एक ब्लैक कलर्ड बीड बन गया। क्योंकि लिटिल आई ने निहिलिटी डिवाउरिंग फ्लेम का फ्लेम सीड स्वॉलो किया था और दोनों हेवनली फ्लेम्स थे, शाओ यान इस बीड में डिवाउरिंग पावर महसूस कर सकता था जो सोल तक को स्वॉलो कर सकता था। शाओ यान खुश हुआ कि उसने ये बीट पाया। अगर वो इस डिवाउरिंग पावर को हार्नेस कर सके तो ट्रेनिंग बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो सकती थी। लेकिन खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। उसे जल्द ही एक खतरनाक बात पता चली। अगर ये बीट शरीर में रखा गया तो ये धीरे धीरे उसके डोकी को खा रहा था। इसके साथ वेग सेंस आया कि उसकी लाइफ फोर्स भी अब्जॉर्ब हो रही है। शाओ यान ने पाया कि इस डिवाउरिंग पावर द्वारा अब्जॉर्ब्ड एनर्जी एक्सट्रीमली इम्प्योर थी। इम्प्योरिटीज एनर्जी में एग्लोमरेट हो रही थीं। हेवनली फ्लेम यूज करने पर भी उन्हें रिमूव करना मुश्किल था। वो अब्जॉर्ब्ड एनर्जी को अब्जॉर्ब नहीं कर सकता था। ये डैम थिंग, शाओ यान का एक्सप्रेशन अगली हो गया। ये चीज सिर्फ यूजलेस ही नहीं बल्कि हार्मफुल भी थी। इस डिवाउरिंग पावर से लगता है कि आम इंसान के लिए इसे एंजॉय करना ब्लेसिंग नहीं है। शाओ यान डिपॉइंटेड हेड शेक करता है और वो ब्लैक बीड की तरफ देखता है और हैंड फ्लिप करता है स्टोरेज रिंग में स्टोर करने के लिए। तभी पिंक फ्लेम बाहर निकलती है, लिटिल आई प्रकट होती है और उसकी फ्लबी हैंड बीट को पकड़ लेती है। उसकी आंखों में साफ दिख रहा था कि वो इसे कितना ज्यादा चाहता है। ऐसा लग रहा था जैसे उसके मुंह से सलाइवा गिरने ही वाला है। शुरुआत से ही वो इस चीज को बहुत ज्यादा क्रेव कर रहा था, लेकिन शाओ यान लगातार इसे स्टडी कर रहा था, इसलिए लिटिल ये कुछ कर नहीं पा रहा था। और जैसे ही उसने देखा कि शाओ यान अब फाइनली इस बीट को छोड़ने वाला है, वो तुरंत सामने अपीयर हो गया। शाओ यान थोड़ा शॉक हो गया क्योंकि लिटिल यी की इंटेलिजेंस अब क्लियरली बढ़ रही थी। वो अपनी टेंडर वॉइस में कुछ वर्ड्स बोल भी पा रहा था, लेकिन ये पहली बार था जब उसने खुद से एक्टिवली कुछ मांगा। शाओ यान ने आईब्रोज नेट करते हुए कहा कि ये चीज रखना बेनिफिशियल नहीं है क्योंकि इस बीड में डिवाउरिंग पावर तो है, लेकिन ये एनिमीज और एलाइज में फर्क नहीं करता। सबसे डेंजरस बात यह है कि ये लाइफ फोर्स को भी डिवावर करता है। जो भी इसे अपने बॉडी में रखेगा वो जल्दी वीक और ओल्ड हो जाएगा। लेकिन लिटिल यी ने अपना छोटा सा हेड हिलाया, तभी उसके बॉडी से पिंक फ्लेम निकलकर उस ब्लैक बीट को रैप कर लेती है और फिर वो उसे फोर्सफुली अपने बॉडी के अंदर मर्ज कर देता है। शाओ यान ये पल के लिए हेजिटेट करता है, लेकिन उसे रोकता नहीं क्योंकि लिटिल यी एक फायर स्पिरिट होने के बावजूद डेंजर को बहुत अच्छे से सेंस कर सकता है। अगर ये बीट सच में हार्मफुल होता तो वो ऐसा कभी नहीं करता। जैसे ही बीड पूरी तरह मर्ज होने वाली होती है, अचानक लिटिल यी के बॉडी से एक बहुत ही फेंट ब्लैक फ्लेम निकलती है और सीधा उसके हेड की तरफ बढ़ती है। शाओ यान और लिटिल यी के बीच मेंटल कनेक्शन है, इसलिए शाओ यान तुरंत इस चेंज को फील कर लेता है। उसका एक्सप्रेशन इंस्टेंटली बदल जाता है, लेकिन लिटिल यी पैनिक नहीं करता।
उसके बॉडी से पिंक फायर की लाइंस बनती हैं जो मिलकर एक फायर नेट बना देती हैं। वो नेट उस ब्लैक फ्लेम को ट्रैप कर लेता है, फिर धीरे धीरे श्रिंक होकर उस ब्लैक फ्लेम को क्रश कर देता है। वो फ्लेम एक ब्लैक लाइट स्पॉट में बदल जाती है और आखिर में पिंक फ्लेम उसे स्वीप करके वापस लिटिल यी के बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेती है। अब लिटिल यी के फॉरहेड पर जो पिंक फ्लावर लोटस फायर सील था, उसमें एक एक्स्ट्रा ब्लैक लाइन ऐड हो जाती है जो उसे और भी मिस्टीरियस बना देती है। फिर लिटिल यी अचानक अपना हाथ आगे बढ़ाता है और खाली स्पेस को ग्रैब करता है। तुरंत इनविजिबल रिपल बनता है। आसपास की सारी एनर्जी उसकी पाम में गैदर हो जाती है और कुछ ही सेकंड्स में वो एनर्जी एक 5 कलर्ड क्रिस्टल में बदल जाती है, जिसे लिटिल यी सीधे स्वॉलो कर लेता है। शाओयान ये सब देखकर पूरी तरह स्टन्ड हो जाता है, क्योंकि जैसे ही वो इम्प्योर एनर्जी क्रिस्टल लिटिल यी के बॉडी में जाता है, वो तुरंत प्योर एनर्जी में कन्वर्ट होकर बिना किसी रीजन के शाओयान के बॉडी में अपीयर हो जाती है। शाओयान का चेहरा शॉक से भर जाता है। थोड़ी देर बाद उसे समझ आता है। वो उस प्योर एनर्जी को रिफाइन करके दोकुई में बदलता है और अपने बॉडी में मर्ज कर लेता है। अब उसकी आंखें एक्साइटमेंट से चमक उठती है। उसे समझ आता है कि ये लिटिल यी एक्चुअली उसे एनर्जी फीडबैक कर रहा है। जो इम्प्योर एनर्जी क्रिस्टल्स शाओयान खुद एब्जॉर्ब नहीं कर पाता था, वो लिटिल यी के थ्रू प्योर बनकर वापस उसे मिल रही हैं। लिटिल यी प्राउडली अपना छोटा सा हेड हिलाता है और उसके बॉडी की पिंक फ्लेम अब पहले से ज्यादा ब्राइट लग रही है। साथ ही शाओयान क्लियरली महसूस करता है कि लिटिल यी पहले से स्ट्रॉन्गर हो गया है। शाओयान के माइंड में एक शॉकिंग थॉट आता है, क्या ये लिटिल फेलो खुद ट्रेन कर सकता है? क्योंकि उसकी डिवाउरिंग पावर उसे सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब करके ग्रो करने दे रही है, बिल्कुल इंसानों की तरह। अगर ऐसा है तो फ्यूचर में लिटिल यी लगातार स्ट्रॉन्गर होता जाएगा, और क्योंकि शाओयान उससे मेंटली कनेक्टेड है, उसकी ओन स्ट्रेंथ भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। मतलब शाओयान को एक फ्री वर्कर मिल गया है जो न कंप्लेन करता है न थकता है। शाओयान मुस्कुराते हुए सोचता है कि उसने एक्सीडेंटली एक अमेजिंग रिजल्ट हासिल कर लिया। उसे ये भी नहीं पता था कि निहिलिटी डिवाउरिंग फ्लेम के सीड फ्लेम को कैसे रिफाइन करना है, लेकिन लिटिल यी की यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन ने इसे पॉसिबल बना दिया। एक हेवनली फ्लेम होने के कारण वो इस पावर को एक्सेप्ट कर पाया। तभी अचानक एक फेमिलियर एल्डरली लाफ सुनाई देती है। शाओयान ऊपर देखता है और याओ लाओ को स्काई से उतरते हुए देखता है। वो लेक के सरफेस पर चलते हुए आता है। शाओयान ग्रिन करते हुए पूछता है कि अलायंस में सब ठीक है या हॉल ऑफ सोल्स ने कुछ मूव किया है। याओ लाओ कामली बताता है कि सब ठीक है, लेकिन हॉल ऑफ सोल्स के कुछ ब्रांच हॉल्स अचानक शिफ्ट हो गए हैं। शायद वो डर गए हैं कि स्काई मैंशन अलायंस फिर अटैक करेगा। ये सुनकर शाओयान के मन में डाउट आता है। उसे लगता है कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि हॉल ऑफ सोल्स इतनी आसानी से ह्यूमिलिएशन टॉलरेट नहीं कर सकता। याओ लाओ भी एग्री करता है। वो कहता है कि हॉल ऑफ सोल्स जरूर कोई बड़ा प्लान बना रहा है। इतने सालों से सोल्स कलेक्ट करना कोई स्मॉल थिंग नहीं है, और अगर उनका प्लान पूरा हो गया तो ये बहुत बैड न्यूज़ होगी। शाओयान क्वाइटली नॉड करता है, लेकिन उसके दिल में प्रेशर बढ़ता जा रहा है। उसकी स्ट्रेंथ अब 5 स्टार डोसेंग तक पहुंच चुकी है, फिर भी वो अपने फादर को हुन क्लैन से रेस्क्यू नहीं कर पा रहा। वो जानता है कि सीधे हुन क्लैन में घुसना सुसाइड जैसा होगा, क्योंकि अगर उसके साथ कुछ हुआ तो शाओ क्लैन कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। इसलिए वो रिस्क नहीं ले सकता जब तक वो पूरी तरह कॉन्फिडेंट ना हो। वो धीरे से सोचता है 5 स्टार डोसेंग अभी भी इनसफिशिएंट है, क्योंकि हॉल ऑफ सोल्स सिर्फ एक आउट ऑफ एक्शन है। असली एनिमी है मिस्टीरियस और सबसे पावरफुल हुन क्लैन। शाओयान का एक्सप्रेशन थोड़ा डार्क हो जाता है, क्योंकि अब उसके पास स्ट्रेंथ बढ़ाने के शॉर्टकट्स भी नहीं बचे। प्योरीफाइंग डेमोनिक फ्लेम उसे मिल चुकी है, निहिलिटी डिवाउरिंग फ्लेम हुन क्लैन के पास है, और हेवनली फ्लेम रैंकिंग की फर्स्ट फ्लेम वो तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। वो हल्का सा बिटर लाफ करता है। तभी उसके माइंड में एक आइडिया आता है। वो अपना हैंड फ्लिप करता है और एक एंशिएंट जेड निकालता है, जिस पर मिस्टीरियस लाइंस बनी है। बीच में एक फेंट लाइट स्पॉट दिखता है, जो उसके फादर का स्पिरिचुअल इम्प्रिंट है। ये वही टोशे एंशिएंट गॉड जेड है जिसे गू क्लैन और हुन क्लैन डेस्परेटली चाहते हैं। शाओयान उसे सॉफ्टली रब करता है। उसकी उंगली उस लाइट स्पॉट को टच करती है। उसके दिल में गिल्ट उठता है कि वो अपने फादर को सफर करते हुए देख रहा है, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहा। वो अपने टीथ टाइटली बाइट करता है और धीरे से बोलता है कि फादर, यानर ने आपको कभी नहीं भुलाया। जैसे ही मेरे पास स्ट्रेंथ होगी, मैं आपको जरूर रेस्क्यू करूंगा। कुछ देर बाद वो खुद को काम करता है और सोचता है कि ये जेड टोशे एंशिएंट गॉड्स मैंशन से जुड़ा है, लेकिन ये 8 पीसेस में स्प्लिट है, जिसे कलेक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तभी उसके माइंड में एक इमेज फ्लैश होती है, मैग्मा वर्ल्ड की, जियानान एकेडमी के अंडरग्राउंड की, जहां उसने पहले अनयूजुअल एक्टिविटी फील की थी। वो सोचता है कि शायद उसे वहां जाकर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। उधर याओ लाओ से एक बीस्ट स्किन स्क्रोल देता है और कहता है कि ये 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब से आया है। शाओयान थोड़ा सरप्राइज्ड होता है। स्क्रोल खोलता है और उसमें लिखा होता है, डीमन फीनिक्स हैज अटैक्ड 9 सीरीन स्प्रिंग में अनयूजुअल एक्टिविटी।
ये पढ़ते ही शाओयान इंस्टेंटली खड़ा हो जाता है। उसका एक्सप्रेशन ग्लूमी हो जाता है। उसकी टेरिफाइंग ऑरा इतनी पावरफुल होती है कि पीछे गिरता हुआ वाटरफॉल भी रुक जाता है और सीन यहीं फ्रीज हो जाता है। और इसी के साथ आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को आगे तक पहुंचाने के लिए शेयर भी कर देना। तो दोस्तों, हम मिलेंगे अगली वीडियो में अगले एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखना, सपोर्ट बनाए रखना और हमेशा मस्त रहना।